हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम ट्रैकर्स। देखिए, आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हर एक चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम जेएनके आरटीआई एक्ट जेएनके आरटीआई एक्ट 2009 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द आरटीआई एक्ट जो सेंट्रल का है 2005 एंड द जेएनके आरटीआई एक्ट 2009। क्या 2009 जेएनके आरटीआई एक्ट से पहले कोई और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जेएनके में एग्जिस्ट करता था, नहीं करता था, वो भी आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 केम इनटू फोर्स ऑन। अब देखिए, जो जेएनके आरटीआई एक्ट है वो फोर्स में कब आया, लागू कब हुआ, तो उसकी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज ऑन 20th मार्च 2009। 20th मार्च 2009, ओके। And replacing the erstwhile Jammu and Kashmir Right to Information Act 2004 and JNK Right to Information Amendment Act। जो आपका, इससे आपको पता चल रहा है कि जो आरटीआई एक्ट 2009 था, इट इज नॉट द फर्स्ट आरटीआई एक्ट ऑफ जेएनके। इससे पहले कौन सा आरटीआई एक्ट एग्जिस्टेंस में था? आरटीआई एक्ट 2004 का एग्जिस्टेंस में था, जिसमें दोबारा से चेंजेस लाई गई। अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था 2008 में, ठीक है। अब ये जो 2009 वाला आरटीआई एक्ट जिसके बारे में हमें पता है, वो इन दो एक्ट्स को रिपील करके, इन दो एक्ट्स को खत्म करने के बाद आया था, ठीक है। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ देते हैं सो दैट हमें पूरी जो टाइमलाइन है, एक छोटी सी स्टोरी जो हमारे लिए समझना जरूरी है, और उस स्टोरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं स्टार मार्क करा दूंगी। जैसे कि आपको ये डेट 20th मार्च 2009 आपको पता होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले कौन सा लॉ जो था आरटीआई से रिलेटेड वो जेएनके में एग्जिस्टिंग था। तो दैट वाज द आरटीआई एक्ट 2004। अगर कोई पूछे कि पहला आरटीआई एक्ट जेएनके का कौन सा था, तो दैट विल बी जेएनके आरटीआई एक्ट 2004 एंड नॉट जेएनके आरटीआई एक्ट 2009, ओके। जम्मू एंड कश्मीर, वेट अ सेकेंड। The Jammu and Kashmir Right to Information Act 2004 was enacted on 7 January 2004। अब यहाँ पर आपके लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है? एनैक्टमेंट डेट। ये आरटीआई एक्ट 2004 को इनैक्ट कब किया गया था? द डेट इज 7 जनवरी 2004, ठीक है। अब देखिए, ये जो आरटीआई एक्ट 2004 आया, ये सेंट्रल एक्ट से पहले आया, ऑब्वियस सी बात है। 2005 में आपका सेंटर के द्वारा आता है आरटीआई एक्ट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले आपके पास आ गया जेएनके आरटीआई एक्ट 2004, द वेरी फर्स्ट एक्ट ऑफ द जेएनके आरटीआई एक्ट, मोर प्रिसाइजली। अब क्या हो रहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट चल रही थी इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सी बातें चल रही थी। बहुत से केस लॉज आ रहे थे, केसेस आ रहे थे कोर्ट के सामने, जहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन को बोला गया कि ये जो राइट है ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 19 में कहीं ना कहीं ये जो हमारा राइट है ये इंक्लूडेड है इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो देयर वाज अ मूवमेंट इन इंडिया रिलेटेड टू इट कि हाँ जी, सबके पास राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब हुआ क्या इससे कि स्टेट लेवल पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी वो अपना अपना कानून लेकर आती हैं रिलेटेड टू आरटीआई, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अपना अपना कानून लेके आती हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में ऐसी पहली स्टेट कौन सी थी जिसका आरटीआई एक्ट जिसने पास किया, तो दैट वाज द तमिलनाडु। दैट वाज द तमिलनाडु इन द ईयर 1997। उसके बाद राजस्थान ने 2000 में, कर्नाटका, दिल्ली, एंड उसी लाइन को, उसी चीज को फॉलो करते हुए जेएनके भी अपना आरटीआई एक्ट लाती है 2004 में, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो मूवमेंट चला आ रहा था कि स्टेट लेवल पे अब आरटीआई एक्ट बनना शुरू हो गए थे, ये कानून ला रहे थे, तो अल्टीमेटली सेंटर का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आता है? 2005 में। मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है वो कब इस कानून को लाता है? 2005 में। उससे पहले स्टेट अपने अपने लेवल पे अपने लिए ये कानून लेके आ चुकी थी। नाउ अब ये जो आरटीआई एक्ट 2005
आया, इस ये बाकी स्टेट पे तो कंप्लीटली एप्लीकेबल था। इसने कहा कि जो आरटीआई एक्ट 2005 सेंटर का, दैट दिस लॉ दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, सभी स्टेट्स पर लागू होगा, लेकिन जेएंडके पे लागू नहीं होगा। उसका रीजन क्या था? सिंपल सा रीजन था, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के तहत आपकी जो जेएंडके की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि जब भी कभी सेंटर कोई एक्ट बनाती है या कोई लॉ बनाती है, तो आपके जेएंडके के पास, बिकॉज स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370, उस कारण जेएनके के पास, जेएनके के लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये ऑप्शन होता था कि लॉ को जो इन्होंने पास किया एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, या फिर अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशंस लाके अपने तरीके से ड्राफ्ट इट ऑन वन, ठीक है, ड्राफ्ट दैट लॉ इन इट्स ओन वे, अपने तरीके से हम ड्राफ्ट करेंगे। या फिर उनके पास तीसरा ऑप्शन होता था कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना, कंप्लीट रिजेक्शन, कंप्लीट रिजेक्शन कि नहीं, हमने ये कानून जो है हमें चाहिए नहीं है। जेएनके के पास ये तीन ऑप्शंस हुआ करते थे, ठीक है। इसी ऑप्शन का फायदा उठाते हुए जेएनके ने जो अपना आरटीआई एक्ट 2005 है उसको एज इट इज लागू नहीं किया अपनी स्टेट में। उन्होंने कहा हम इसे अपनी तरह से मॉडिफाई करके और अपने हिसाब से इसको ड्राफ्ट करेंगे जेएनके के लिए। अच्छा जी, लेकिन उससे पहले एक बार ये भी समझ लेते हैं कि अमेंडमेंट एक्ट क्यों आया था 2008 का। अब ये ऑप्शंस थे, जेएनके ने ये वाला ऑप्शन जो था कि एज इट इज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं आरटीआई एक्ट 2005, उस ऑप्शन को नहीं चुना, कहा कि नहीं, वी विल ड्राफ्ट इट ऑन आवर ओन, राइट। अब ये जो 2004 का आपका आरटीआई एक्ट था, इसमें बहुत सी क्या थी, कमजोरियां, खामियां थी, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट से सिटीजन्स बार बार ये डिमांड करने लगे कि जो आरटीआई एक्ट 2005 सेंटर का है वो तो बहुत स्ट्रांग है, उसे अप्लाई कीजिए हमारी स्टेट में, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग है कंपैरेटिव टू 2004 का आरटीआई देखा जाए, और ना ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो आरटीआई एक्ट 2004 जेएनके का है इतनी स्ट्रांग है। तो लोगों में ये डिमांड बढ़ने लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नया कानून नहीं लाएंगे आरटीआई एक्ट से रिलेटेड, लेकिन हम उसी में कुछ बदलाव कर देते हैं, जो कि वो बदलाव हम मैच करवाएंगे आपके सेंटर के आरटीआई एक्ट से, कि जो जो चीज़ें आरटीआई एक्ट 2005 सेंटर का कानून है उसमें कही गई हैं, वो सारी बातें हम कोशिश करेंगे कि हम 2004 के कानून में वो अमेंडमेंट के थ्रू डालें, राइट। तो आता है आपका जेएनके आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2008, ठीक है। अब ये जो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2008 है, देखिए, पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लें। ओके, अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, इस अमेंडमेंट एक्ट से भी लोग खुश नहीं होने, कहा कि इसका तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा है, कोई फायदा ही नहीं है। तो अब होता क्या है कि इलेक्शंस आती हैं जेएनके में, और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का ये गोल होता है, जिसमें वो लोगों से वायदा करते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपके लिए नया कानून लाएंगे आरटीआई का, और वो नया कानून उतना ही स्ट्रांग होगा और उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इनफैक्ट सेंटर के आरटीआई एक्ट से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये वादा करती है एनसी। और इसी तरह से जो आपके एनसी है वो पार्टी जीत जाती है। उमर अब्दुल्ला उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, और अपना वादा पूरा करते हुए वो 20 मार्च 2009 को आपका जो नया आरटीआई एक्ट है 2009 वाला, वो लाती है ऑन द सेम लाइंस जैसे कि आपका आरटीआई एक्ट 2005 सेंटर का था। उसी को हूबहू एक्चुअली क्या किया था, कॉपी पेस्ट ही किया गया था। अब आप देखेंगे आगे कि अच्छा चेंजेस हैं तो हैं क्या, तो कुछ चेंजेस हैं वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये जो स्टोरी थी ये थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी है, सो दैट आपको पता तो चले कि पहले क्या हुआ, ठीक है, पहले कौन सा आरटीआई एक्ट था, फिर अमेंडमेंट भी हुई लेकिन उससे भी खुश क्यों नहीं हुए, एंड देन 2009 का कानून किस तरीके से आता है और क्यों आता है, ये थोड़ी सी बातें आपके लिए जानना जरूरी थी।
अब इसके डिफरेंस को यहां से समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो जेएनके का आरटीआई एक्ट था 2009 वाला, ठीक है, उसमें कितने चैप्टर्स थे? 5 चैप्टर्स, ठीक है। कितनी सेक्शंस? 28 सेक्शंस और 5 चैप्टर्स थे। वहीं पे आप जब देखेंगे आपका सेंटर का आरटीआई एक्ट 2005 वाला, तो उसमें 6 चैप्टर्स हैं, 31 सेक्शंस हैं। और जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस नजर आएगा कि यहाँ पर जो सेंटर का आरटीआई एक्ट है, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है चैप्टर 3 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। उसका सीधा सीधा रीजन था कि बिकॉज आरटीआई एक्ट सेंट्रल लेवल पे लाया जा रहा है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में तो इस एक्ट में बताया ही होगा। जबकि आपका जो जेएनके का आरटीआई एक्ट है, उसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्टेट ने लाया है। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में ही बताई गई अपने एक्ट में। सिर्फ वही चैप्टर एक जो है कम है आपके जेएनके आरटीआई एक्ट में, बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिए गए थे, ठीक है। 31 सेक्शंस, 28 सेक्शंस, वही जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ही आया। बाकी सारी जो आप डिटेल्स देखोगे खुद, they are exactly the same, okay? अब कंपैरिजन शुरू होते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जेके आरटीआई एक्ट इज द कार्बन कॉपी ऑफ द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, बट कुछ नो ऐसी चेंजेस थी, 9 चेंजेस ऐसी जो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये चेंजेस थी बिटवीन दी जेके आरटीआई एक्ट एंड सेंटर के आरटीआई एक्ट में, करेक्ट। अब आपको जहां पे ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है, आगे टेबल है जहां पे भी आपको ब्लू कलर नजर आएगा, दैट आर दी पॉजिटिव चेंजेस। पॉजिटिव और नेगेटिव हम किस एस्पेक्ट में कह रहे हैं कि पॉजिटिव चेंजेस इन द सेंस कि ये बता रहा है कि हाँ, जेके का आरटीआई एक्ट थोड़ा ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था आपके सेंटर के आरटीआई एक्ट से। और जो रेड वाला होगा, ठीक है, जो रेड वाली चेंजेस इन द रेड कलर, वो थोड़ा ये बता रही है कि जेके का आरटीआई एक्ट सेंटर के आरटीआई एक्ट से थोड़ा सा कमजोर था, ठीक है। चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल आरटीआई एक्ट एंड हियर यू विल गेट टू फाइंड दी जेके के आरटीआई एक्ट के बारे में, ठीक है। व्हाट इज द चेंज नंबर 1? जो पहला चेंज था, इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद, अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो पहला चेंज है उसमें ये हुआ कि जो आपका सेंटर का आरटीआई एक्ट था ना, वो टुकड़ों में फोर्स में आया। पहले कुछ प्रोविजंस फोर्स में लाए गए, फिर बाद में कुछ प्रोविजंस आए। एक ही बारी में सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं वो फोर्स में नहीं आते, जिसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इन द प्रोसीजर जो फॉलो करना था, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे जेएनके का आरटीआई एक्ट देखें तो सारे के सारे प्रोविजंस, यहाँ पे जो मैं प्रोविजंस शब्द यूज करी हूँ, इसका मतलब कि जो सारी सेक्शंस हैं वो एक ही बारी में फोर्स में आ गई थी। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, वैसे ही सारी की सारी सेक्शन 28 सेक्शन से हमने पढ़ा, वो सारी की सारी एक ही बार में फोर्स में आ गई थी, बट इसमें टुकड़ों में आई थी, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिला जेके के आरटीआई एक्ट में। अब रेड कलर है तो रेड वाला इस कि जेके का आरटीआई एक्ट थोड़ा सा इस मामले में क्या रह गया, कमजोर रह गया। कैसे? देखिए, इसमें क्या हुआ कि जो आपका सेंटर का आरटीआई एक्ट था उसमें जो लैंग्वेजेस के ऑप्शन थे वो ज्यादा थे कि किसी भी लैंग्वेज में क्या हो सकता है, आरटीआई एक्ट फाइल हो सकती है। लेकिन जब जेएनके के आरटीआई एक्ट की बात आई तो उसमें लैंग्वेज के ऊपर कहीं ना कहीं बार आ गया कि इट शुड बी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। अगर कोई और लोकल लैंग्वेज है वहां की तो उसमें आप आरटीआई को फाइल नहीं कर सकते, एक एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते। तो ये एक कह सकते हो कि एक वीक पॉइंट था, ठीक है। थर्ड इज पॉजिटिव चेंज, फॉरेन गवर्नमेंट इन्फो प्रोविजन ड्रॉप्ड। अब इसमें अगर आप जो सेंटर का आरटीआई एक्ट देखेंगे, सेक्शन 8 जो है ना, सेक्शन 8 वो डील करती है एग्जेम्पशन से। अगर आपने पहले वीडियो देखी होगी आरटीआई एक्ट की तो आपको समझ में आएगा जो मैं ये एग्जेम्पशंस कह रही हूँ उसका क्या मतलब है, कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप अगर मांगेंगे पब्लिक अथॉरिटी से वो आपको नहीं देंगी, वो आपको मना कर सकती हैं देने से, तो वैसी इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है इस टाइम पे इस क्लास में आई कैन नॉट गो इनटू दैट डिटेल बिकॉज वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिया है, सो काइंडली वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ओके।
अब यहाँ पे जो फॉरेन गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन था वो छुपाया जा सकता था इन दी सेंट्रल आरटीआई एक्ट में कि हाँ आप नहीं बता सकते, बट ऐसा कोई भी प्रोविजन जेएंडके के आरटीआई एक्ट में नहीं डाला। इट मीन्स कि अगर फॉरेन गवर्नमेंट की कोई इंफॉर्मेशन है तो जेएंडके के सिटीजन्स उसकी डिमांड कर सकते हैं, बिकॉज वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। जैसे कि आरटीआई एक्ट में एग्जेम्प्टेड है, वो जेएंडके आरटीआई एक्ट में क्योंकि एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो यू कैन आस्क फॉर दैट इंफॉर्मेशन। चेंज नंबर 4, ये भी पॉजिटिव चेंज था, जो आपकी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। देखिए, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज द एपेलेट अथॉरिटी। कैसे एपेलेट अथॉरिटी है? एपेलेट अथॉरिटीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, एक आपके आते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। फिर आपकी आती है फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। फिर आती है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। which is the second appellate authority. Okay, ये आपके क्या है? ये आपके ऐसे ऑफिसर्स हैं जहां पर आप एप्लीकेशन देने वाले हो। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस ऑफ दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, दैट पब्लिक अथॉरिटी। अब जो भी पब्लिक अथॉरिटी है जिससे आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, उनका एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा। अब इस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की किसी बात से, जो उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी या नहीं दी, वॉटएवर जो भी उनका ऑर्डर था, उससे आप खुश नहीं है, यू कैन फाइल दी अपील बिफोर दी फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। नाउ दिस फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी कौन है, कौन व्यक्ति होगा? ही इज द सीनियर ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, से एक रैंक सीनियर होगा और उसी अथॉरिटी का ये ऑफिशियल होगा, ठीक है। कोई अलग से नहीं है बॉडी, उसी पब्लिक अथॉरिटी। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, जेकेपीएससी इज द पब्लिक अथॉरिटी, राइट। जेकेपीएससी इज अ पब्लिक अथॉरिटी, इन्हीं का एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, इन्हीं की फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी होगी कि अगर इनसे आप ना खुश हैं तो आप कहाँ जाएंगे? आप फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी जाएंगे, राइट। उसके बाद अगर आप इनसे भी, इनके डिसीजन से खुश नहीं है, देन यू गो टू स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और ये स्टेट इंफॉर्मेशन क्या है? सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। अब इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट था जेएनके में और क्या नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है सेंटर के लॉ में? सेंटर के लॉ में बात की गई है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, ठीक है। और बाकी आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैक्सिमम लिमिट बता दी कि 10 कर सकते हो, बट 10 से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते। मैंडेटरी किसका है? कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए, बाकी हो या ना हो आपकी मर्जी। तो ये चीज क्या कर दी? मर्जी पे डाल दी। तो मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में क्या बनी? एक सिंगल बॉडी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट कर दिए गए। बट जेएनके में ये चीज मैंडेटरी कर दी गई, जरूरी कर दी गई कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो होगा ही होगा, लेकिन 2 और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट किए ही किए जाएंगे। कोई लिमिट नहीं लगाई कि अच्छा 10 कर सकते हैं, वॉट एवर। उन्हें कहा 3 लोगों की बॉडी होगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, इन तीनों का इस बॉडी में होना जरूरी है, दैट इज इट, बात खत्म, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो पार्शियलिटी बाकी स्टेट्स में हमें ज्यादा देखने को मिल रही थी कंपेयर टू दी जेएंडके, रीजन बिंग कि ये एक सिंगल बॉडी यूजुअली हर स्टेट में थी, चॉइस दे दी थी ना। जब चॉइस जहाँ पे हो, कोई चीज जरूरी नहीं है, तो वहां पे फिर सिस्टम इसी तरीके से चलता है। लेकिन जेएनके में चॉइस नहीं थी, यहाँ पे 3 लोग तो होने ही होने चाहिए, जिस वजह से जो अनफेयर होता है ना कि चलो एक बंदा अनफेयर हो रहा है तो दूसरे से उम्मीद है ना, क्योंकि अगर 3 लोगों की बॉडी है, इन तीनों को मिलके फैसला सुनाना है, राइट। तो यहाँ पे जो बायसनेस है, जो फेयरनेस है, आप डिमांड ज्यादा कर सकते, सोच सकते हो कि हाँ जी, जो 3 लोगों की बॉडी है वो ज्यादा फेयर रहेगी एज कंपेयर टू सिंगल मेंबर बॉडी। अगला चेंज, SIC लूजेस कैपेसिटी टू रिक्वेस्ट एडिशनल स्टेट ऑफिसर्स। अब देखिए जेएनके में क्या हुआ कि
जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पावर सेंटर वाले एक्ट में दी गई थी कि आप अपने हिसाब से, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को लगता है कि हमारा जहां ऑफिस कहीं और भी होना चाहिए, हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन, ये वाली चॉइस हमारी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास नहीं थी। उसकी वजह से हो क्या रहा था कि जो लद्दाख के मैटर्स हुए हैं वो भी उन लोगों को कहाँ आना पड़ता था, जम्मू में आना पड़ता था, राइट, या जेएनके में आना पड़ता था, जम्मू इधर कश्मीर में आना पड़ता था, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक था। अगर ये ऑप्शन आपने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को दिया होता जेएनके आरटीआई एक्ट में, जैसे कि सेंटर में था, तो लद्दाख में भी हमें एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है देखने को मिल पाती। उसके बाद चेंज नंबर 6 was the commissioner suspended on the recommendation of हाई कोर्ट नॉट सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर ये चेंज क्या था कि जो आपके कमिश्नर्स, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का सस्पेंशन, अगर उनके खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो ये प्रोसीडिंग्स कहाँ चलती हैं, इन दी स्टेट सेंट्रल लॉ में, सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, गवर्नर के पास ऑप्शन है उस स्टेट के कि वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को उस वक्त तक के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। आज का चेंज ये पॉजिटिव सेंस में क्यों है, बिकॉज जो यहाँ पर कमिश्नर सस्पेंड होता था, यहाँ पे मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा रहा है, यहाँ पे मैटर हाई कोर्ट के पास जा रहा है, ठीक है। यहाँ मैटर कहाँ जा रहा है, फॉर दी जो भी इंक्वायरी चलनी है ऑन दी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यहाँ पे रेफरेंस किसको गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास। और यहाँ पे इन जेएनके आरटीआई एक्ट रेफरेंस कहाँ गई है, हाई कोर्ट में गई है, जिसकी वजह से देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत से मैटर्स पेंडिंग होते हैं, पूरे इंडिया के मैटर्स देखने हैं, वहीं पे ऑब्वियस सी बात है हाई कोर्ट इतना बिजी नहीं है जितना सुप्रीम कोर्ट बिजी है। तो हाई कोर्ट एक एक नियर बाय बॉडी है, उसको अप्रोच करना ईजी है, तो इसीलिए ये एक पॉजिटिव चेंज था कि जब तक हाई कोर्ट मैटर को क्या करता है, देखता है, रेफर किया गया है कि देखिए जी ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कुछ जो भी गड़बड़ की है फॉर XYZ रीजंस जो भी दिए जाते हैं, तब तक के लिए गवर्नर उनको सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चेंज ये है कि हाई कोर्ट के पास जा रहा है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा था। उसके बाद जो 7th पॉजिटिव चेंज है, फर्स्ट अपील ऑफिसर में रेफरेंस टू SIC फॉर मैलाफाइड फेलियर्स। यहाँ पर फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी मैंने अभी आपको पढ़ा दिया कि कौन सी होती है, ठीक है। ये फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास ऑप्शन है कि वो SIC को रेफर करे कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ना, उसने कुछ गड़बड़ की है, उसकी तरफ से कोई मेलाफाइड इंटेंशंस थी, उसने अपना काम सही से नहीं किया, वो मैटर वो रेफर कर सकता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। ये प्रावधान हमारा JNK के RTI एक्ट में था, लेकिन आपके सेंटर के RTI एक्ट में नहीं था। वहां पर पहले जब तक मसला पूरा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पहुंच नहीं जाता, पार्टी बताती नहीं है कि हाँ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने ऐसा किया है, तब तक के लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पे कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं होती अंडर दी सेंट्रल RTI एक्ट। बट हमारे पास जो कानून था उसमें फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को भी ये पावर दी थी कि आप रेफर कर सकते हो मैटर टू SIC अगर आपको लगता है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने अपना काम सही से नहीं किया। 8th पॉजिटिव चेंज क्या था, टाइमलाइन का। टाइमलाइन का ये चेंज था कि यहाँ पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को टाइम दे दिया गया, टाइम बार्ड, कि 60 दिनों के अंदर अपील को सुनना ही सुनना है, डिले नहीं कर सकते। सेंटर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, सेंट्रल के RTI एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं दिया कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कितनी देर में अपनी अपील को, जो अपील आई है उसको कितनी देर में सुन के डिसाइड करना है। बट JNK के RTI एक्ट में ये था, और अगर टाइम लिमिट दे दी गई है तो ऑब्वियस सी बात है वो मैटर्स जल्दी सॉल्व होंगे। जहाँ पे कोई टाइम लिमिट ही नहीं है वो तो करते रहेंगे डिले पे डिले, भाई टाइम लिमिट ही नहीं दी हुई है। बट हमारे कानून में JNK RTI एक्ट में टाइम लिमिट था 60 दिन का, ज्यादा से ज्यादा आप उसको डिले कर सकते थे, तो वो 120 दिन का डिले हो सकता था ऑन दी पार्ट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। 9th चेंज आपका क्या था कि जो JNK का RTI एक्ट 2004 और जो अमेंडमेंट एक्ट 2008 था, जब इसे हटाया गया और नया कानून लाया गया, तो नए कानून में बोला गया
कि इससे पहले, ये नए कानून आने से पहले जितने भी मैटर्स पेंडिंग है वो सब किस हिसाब से डिस्पोज ऑफ होंगे, नए कानून के हिसाब से। ठीक है, ये JNK RTA एक्ट में प्रावधान डाला गया। लेकिन RTA एक्ट 2005 से पहले भी एक एक्ट था एग्जिस्टेंस में जो कि सिमिलर था टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एंड दैट वाज द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि नया कानून आया तो जो पुराने के मैटर्स हैं, पेंडिंग मैटर्स हैं, अब वो नए कानून के हिसाब से चलेंगे कि पुराने कानून के हिसाब से चलेंगे। बट ये चेंज इतना ज़्यादा मेजर नहीं कह सकते कि पॉजिटिव नेगेटिव साइड पे, बिकॉज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 का था, दैट वाज अ न्यू एक्ट इन इटसेल्फ टोटली, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से। बट हाँ, ये एक मोटा मोटा जो चेंज था दैट आई हैव told you. So that is it for today's class. यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट लेने चाहते हो तो ले लीजिए। Okay, so thank you so much for today's class.